शुक्रिया संजय जी, आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। एक भूमिका जो हंस की ओर से जाति के संदर्भ में रखी जानी थी वो आ गई है। जब हम लोग इस विषय पे, मैं 5 मिनट समय लूँगा, इस विषय के बारे में जब हम लोग तय कर रहे थे कि विषय रखा जाए या नहीं, तो कई तरह के संशय थे। जाति की बहस बड़ी पुरानी है, जाति की बहस में कुछ नया रखा नहीं है, राजनीति अब उससे आगे बढ़ गई है। तो हमारे संशय का जवाब तो पिछले 2 दिनों में संसद से मिलता रहा। जब राहुल गांधी ने पूछा कि बजट तैयार करने वालों, जिन्होंने बजट का हलवा तैयार किया है, उनमें कोई दलित आदिवासी पिछड़ा क्यों नहीं है, और इस सवाल के जवाब में उनकी जाति पे ताना कसते हुए पूछा गया कि जिनकी जाति नहीं पता है वो गणना की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये मुद्दा गर्म है, पूरी भारतीय राजनीति, पूरे भारतीय समाज को मथ रहा है। लेकिन एक बात है कि मैं इस तत्काल की राजनीतिक बहस में जो टीवी चैनलों पे चलती रहती है कि राहुल गांधी से ही कि अनुराग ठाकुर से ही, मैं इसमें नहीं पढ़ने आया हूँ। मेरे लिए बड़ा मामला है। पिछले दिनों में देख रहा था कि जब राम मंदिर की स्थापना का समारोह मनाया जा रहा था, तो एक बात सबने कही कि 500 साल का जो संघर्ष है वो एक मुकाम तक पहुंचा है। मैं सोचता रहा कि राम मंदिर के लिए कौन सा संघर्ष 500 साल तक हुआ। कुछ मुकदमों को छोड़कर, जिनमें कुछ लोग शामिल रहे, अयोध्या वालों तक की दिलचस्पी उसमें नहीं थी। लेकिन 500 साल के धार्मिक संघर्ष की एक स्मृति बनाई जाती रही, और वो स्मृति किसकी जगह पे बनाई जा रही थी? वो जाति के खिलाफ संघर्ष जो चलता रहा, वाकई जो कबीर में मिलता है, जो रैदास में मिलता है, जो दादू में मिलता है, जो आने वाले दौर में पेरियार में मिलता है, ज्योतिबा फूले में मिलता है, जो अंबेडकर में मिलता है, जो प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है, उस जाति की यथार्थ को, उस संघर्ष को जैसे विस्थापित किया जा रहा है, एक नई स्मृति बनाई जा रही है। तो मेरे लिए एक बड़ा सवाल हम तमाम लोगों के लिए था कि जो स्मृति विस्थापित की जा रही है उसको वापस लाएं, याद दिलाएं कि जाति के संघर्ष की एक बड़ी यहाँ परंपरा रही है और वो सफल नहीं हो पाई, इसकी वजह भी हम देखेंगे। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जाति को लेकर जो बहस है वो अक्सर खोखली क्यों मालूम पड़ती है। आप किसी भी अगड़े से पूछिए तो बोलेगा कि उसका जाति में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम तमाम लोग कास्टिस्ट नहीं हैं। मुझे अचानक ख्याल है कि हमारे बीच मीना कंडा सामी बैठी हैं और रचना जी और हम तमाम लोग चिंतित थे कि उनको हिंदी समझ में आएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि थोड़ी थोड़ी आती है, वो समझ लेंगी। कुछ बातें जब उनके परिचय में या कुछ ज़रूरी बातें मुझे लगी तो मैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, हम में से कोई कास्टिस्ट नहीं है। हम तमाम लोग क्लेम करते हैं कि जातिवाद को तो हम कब का छोड़ चुके, ये तो हमारी पढ़ाई लिखाई में कभी हमारे दिमाग में आया ही नहीं। वो आता कब है? जब शादी का सवाल आता है। आप अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन देखते हैं तो पता चलता है कि सारी की सारी हिंदुस्तान की 95% शादियाँ जाति देख के हो रही हैं, और जो 5% अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं वो अगड़ों के बीच हो रहे हैं। यानी राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इन जातियों में तो थोड़ा बहुत लेन देन बढ़ा है। और इसकी वजह मैं जानता हूं कि ये तर्क हो सकता है कि भाई अगर मुझे कोई कायस्थ लड़की पसंद आ गई, मैं किसी की जाति देख के कैसे शादी कर सकता हूं। लेकिन ये बताता है कि हमारा सामाजिक दायरा कितना सिकुड़ा हुआ है। इत्तेफाक से हमारे संपर्क में वो लोग नहीं हैं जिनसे हम प्रेम या दुश्मनी करें, जिनके साथ सियासत का संबंध जरूर है, जो वोट लेने देने के समय काम आता है, लेकिन बाकी समय हम तमाम लोग इस पाखंड में रहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं, और इल्जाम उन पे लगाते हैं जिनकी पीठ पे जातिवाद के निशान हैं, जिनकी पीठ पे चाबुक पड़ी है उसकी, जो भूल नहीं सकते हैं कि उनको उनकी जातिगत पहचान के आधार पे पीटा गया है, मारा गया है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया है। इस तर्क से देखिए तो रोहित वेमुला जातिवादी था, क्योंकि उसकी जाति खोजने के लिए NIA को लगाया गया। एक सरकारी एजेंसी उसकी जाति खोजती रही और बाद में बताया गया कि नहीं वो तो जाति के मसले पे झूठ बोल रहा था।
तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई का मुकाबला करने के लिए इसका सीधा मतलब है कि एक लड़ाई हमको अपने आप से लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात कि जाति से लड़ाई की कई तजवीजें सुझाई गईं। एक राम मनोहर लोहिया ने सुझाई कि भाई दो तजवीजें उनके पास थीं, एक का सामाजिक पहलू था, एक का आर्थिक पहलू था। सामाजिक तौर पर उन्होंने कहा कि आपको रोटी और बेटी का रिश्ता जोड़ना होगा, तब जाके जाति टूटेगी, यानी आपको शादी ब्याह करना होगा, खाना पीना शुरू करना होगा। रोटी का रिश्ता तो फिर भी थोड़ी बहुत हिचक के साथ टूटा है, बेटी का रिश्ता जोड़ने में हम नाकाम रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि आर्थिक संसाधन जो हैं उनमें बराबर की हिस्सेदारी हो। जो संसोपा बनी थी और वो जो नारा था पिछड़ा पावे 100 में 60, ये जो नारा संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो ये था कि सामाजिक आधार पे सम्मानजनक रिश्ता और आर्थिक आधार पे बराबरी, ये दो लक्ष्य अंबेडकर दिया करते थे। अंबेडकर के पहले लोहिया दिया करते थे, राम मनोहर लोहिया। अंबेडकर बहुत तीखे थे, क्योंकि लोहिया को जो जातिवाद झेलना नहीं पड़ा वो अंबेडकर ने कदम कदम पे झेला। उन्होंने बिल्कुल, वो शायद हिंदुस्तान के सबसे प्रखर मेधावी लोगों में थे, और उन्होंने जो बात संजय जी कह रहे थे वो कहीं वो उन्हीं के विचार की कोख से निकला हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि जाति तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो हिंदू धर्म को तोड़ना होगा। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय कास्ट यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म, हिंदू सेक्ट। और उनकी लाइन, आज भाजपा उनका बहुत नाम लेती है, लेकिन मैं कोट करना चाहता हूं जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बहस में उन्होंने लिखा था कि हिंदूज आर द सिक फेलोज ऑफ इंडिया एंड देयर सिकनेस इज अफेक्टिंग द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर इंडियन सिटीजन्स। तो ये जो बीमारी है जातिवाद नाम की, और उन्होंने कहा कि हिंदू इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं, कुछ और होगा, हिंदू नहीं हो सकता है। तो उनकी तजवीज एक ये थी। एक उनसे दूर कुछ करीब कुछ खड़े थे महात्मा गांधी, जो शुरू में छूतोद्धार का कार्यक्रम चलाने की बात करते रहे, दलित चेतना को पुनर्परिभाषित करने की बात करते रहे, भंगियों में रहे, बड़ी मार्मिकता और मनुष्यता के साथ वो लगातार उनके साथ एक तरह का सहमेल बनाने की कोशिश करते रहे। हालांकि अंबेडकर कभी उनकी कोशिश को बचकानापन मानते थे, कभी सयानापन मानते थे। दोनों के टकराव बड़े तीखे थे। पुणे पैक्ट के आसपास जो सब चला, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, हमारे पास और भी विद्वान लोग हैं, मैं इतना समय नहीं लूंगा। बस याद दिला रहा हूं कि जाति के अहम मसले पर जिसको तोड़ने की पूरी ईमानदारी हमारे दो बड़े लोगों में थी, उन दोनों के बीच इस मुद्दे पे टकराव कितने तीखे थे। एक रास्ता अंबेडकर का और था कि भाई पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तब जाति टूटेगी, तब तुमको सम्मान मिलेगा। एक रास्ता कांशीराम ने सुझाया। कांशीराम ने पूरी थ्योरी पलट दी। उन्होंने कहा कि सत्ता गुरु किल्ली है। गुरु किल्ली मतलब मास्टर की। इस मास्टर की से आप, इस मास्टर की को आप हासिल कर लो, सत्ता को हासिल कर लो, तब आपको सम्मान भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, साधन भी मिलेंगे। तो ये सारे विचार हैं। कौन से विचार कितने सही हैं, कहाँ उनकी सीमाएं हैं, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन एक बात समझना और ज़रूरी है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीयता हमने विकसित की थी, उस राष्ट्रीयता का एक अहम पहलू विविधता में एकता और तमाम लोगों की बराबरी था। शायद विभाजन की वजह से सांप्रदायिक एकता का एजेंडा तो हमारे पास रह गया। हम लोग जो सामाजिक जातिगत हदबंदी को तोड़ने की बात थी, शायद इसलिए कि वो कुछ हमारे पक्ष में पड़ती थी हदबंदी, और कुछ इसलिए कि एक दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, तो उसके लिए हम उससे खड़े हो गए। 2 दिन पहले मैं शिवराज सिंह बेचैन जी की आत्मकथा की पांडुलिपि देख रहा था, अभी छप के नहीं आई है। उन्होंने मुझे पांडुलिपि भेजी, उसमें एक मुझे बड़ा दिलचस्प प्रसंग मिला। उन्होंने साहिर का गीत कोट किया कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वो लिखते हैं कि मैं इस गीत को, थोड़ा मैं रहता तो इस गीत को कुछ और बदलता। उनका कहना है कि वो इस गीत को बदल कर, 1 मिनट, न तू ब्राह्मण बनेगा न अछूत बनेगा,
तू भारती है, भारती का पूत बनेगा, और इस तरह की तू बराबरी का अग्रदूत बनेगा। तो एक दलित चेतना इस तरह विचार कर रही है कि इस गीत को कि समानांतर एक दूसरा गीत भी होना चाहिए था, जो गीत हम खो चुके हैं या जो गीत हम रच नहीं पाए। तो ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। और जातिवाद करता क्या है? जातिवाद देखिए हमारी नागरिकता का, हमारी सिटीजनशिप का मजाक बना देता है, वो उसको डिग्रेड कर देता है, उसको डिवैल्यू कर देता है। एक देश के रूप में हिंदुस्तान की नागरिकता का जो फख्र होना चाहिए वो कई स्तरों पे बंट जाता है। तो आज इन सारे सवालों के बीच हम हैं। हमारे साथ हिलाल अहमद, तमाम नाम आपके सामने लिए जा चुके हैं और तमाम लोग जानते हैं कि ये बड़े विद्वान लोग। मैं शुरुआत करना चाहूँगा हिलाल साहब से। वो बारिश में भीग के आए हैं, उनका पूरा कुर्ता अतर-बतर था, लेकिन मुझे लगा कि वो CSDS में प्रोफेसर हैं और सामाजिक बंटवारे के सवाल पे वो लगातार लिखते रहे। पिछले दिन उनकी एक अच्छी किताब आई है, बड़ा लंबा नाम है उसका, वो नाम मैं देख रहा हूँ, नहीं मैं ही बता देता हूँ। ये हाँ, मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, मॉन्यूमेंट्स, मेमोरी एंड कंटेस्टेशंस, ये उनकी किताब है। मैं हिलाल साहब को, नई वाली किताब का नाम क्या है? चलिए आप आके बता दीजिएगा भाई। मैं इस अज्ञान के लिए आपसे सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। और लेकिन इन तमाम दशकों में जो समाज जिस तरह बदला है, राजनीति जिस तरह बदली है, उसको आपने बहुत करीब से देखा है, उसका अध्ययन किया है। मैं आपको इस शुरुआत के लिए आमंत्रित करता हूँ। हिलाल साहब।